सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस, काल, ये होते क्या हैं, इनका हमारे अंग्रेजी माध्यम में उपयोग क्या है, इनके नियम क्या हैं और इन्हें हम कैसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और समझकर इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि टेंस जो है या काल जो है वो हर भाषा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इसका ज्ञान बारीकी से होना अत्यंत आवश्यक है। It is necessary to have the knowledge of the tense so that you can use it, understand it and make the sense clear. तो आज मैं आपको टेंस के हर पहलुओं के बारे में बारीकी से बताने जा रहा हूं। टेंस, काल, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इंग्लिश ग्रामर में काल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसके बिना आप वाक्यों के भाव को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। आप हिंदी में ही इस बात का एहसास करके देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो और आप जवाब दो कि मैं ये कर रहा था, तो कितना विरोधाभास हो जाएगा आपके प्रश्न और उत्तर दोनों में। क्योंकि हिंदी से हम फैमिलियर हैं, तो हमें इन चीजों को नेचुरली हमारे अंदर आ गई है। लेकिन इंग्लिश में इन चीजों को जानने और समझने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज बोलना नहीं, सबसे बड़ी चीज तो पहला चीज तो समझना ही है आपको, क्योंकि ज्यादातर रीड करना है। लेसन्स, चैप्टर्स, वर्जन्स, ये सब आपको रीड करना है और आप अगर पढ़ के समझ ही नहीं पाओगे तो फिर आगे आप कहां बढ़ पाओगे। इसलिए इसको बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिए। जैसे कि हिंदी में कितने प्रकार के काल होते हैं? 3 प्रकार के, 3 मुख्य प्रकार के टेंसेस होते हैं और फिर इनके उप प्रकार मिलाकर यह 12 प्रकार के होते हैं। इसके जरिए हम जानते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य को किस समय से बताया जा रहा है। मतलब जब आप कुछ बोलते हैं तो वास्तव में किस समय में बोल रहे हैं, इस बात का उल्लेख इस काल के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी काल, किसी भी वाक्य में क्रिया के द्वारा, जिसके माध्यम से काल किसी भी वाक्य में क्रिया के द्वारा जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। मतलब आप वाक्य में जिस क्रिया का उपयोग कर रहे हैं वह वास्तव में उसका समय के साथ संबंध कैसा है, यह जानने के लिए हमें काल की आवश्यकता होती है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते समय में हुआ था, भविष्य में होने वाला है, यह सब जानने के लिए हमें कुछ सहायक क्रियाओं का उपयोग करना होता है। और सभी काल में सहायक क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आप काल के 3 प्रकार देख सकते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इनके 4 उप प्रकार होते हैं: सामान्य काल सिंपल टेंस, अपूर्ण काल कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण काल परफेक्ट टेंस और पूर्ण निरंतर काल परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 टेंस। आप लोग इसे रखिए, बनाइए या ले लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके पास हर समय होना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं ये टेंस चार्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग बनाने का प्रयास किया है। 4 है, प्रेजेंट मतलब है, हो, हूं। इस प्रकार से अगर वाक्य अंत होता है इसका मतलब वह प्रेजेंट टेंस है। था, थे, थी से अगर खत्म होता है तो पास्ट टेंस है और गा, गे, गी से खत्म होता है तो वह फ्यूचर टेंस है। और फिर उसके बाद हम इसके जब उप प्रकार में आते हैं तो जब हम ता, ते, ती
करता है, सोता, जाता है, इनसे अगर हमारा शब्द खत्म होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। रहा, रहे, रही में है और उसके साथ है लगा है तो कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब मैं आपको हर टेंस के अलग अलग पहलुओं को बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो आप अवश्य मुझे रोककर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। इसमें हम किसी आदत या हमेशा होने वाली किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल टेंस का, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हम आदतन कोई करते हैं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, आदतन करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, रोज जाता हूं, हमेशा जाता हूं। मैं चॉकलेट खाता हूं, मेरी आदत है। तो इनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंसों के वाक्यों की पहचान कैसे होगी? वाक्यों के अंत में ता है, ते है या ती है, ही या हूं, करता हूं, करते हैं, करता है, सोता है, जाता है, ता है, ते है या ती है, या हूं, ता हूं, ते है या ती हूं। अगर इन प्रकारों से वाक्य का अंत हो तो हम उसे सिंपल मानेंगे और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में उपयोग होने वाले नियमों का हम प्रयोग करेंगे। अब आपको जैसा कि मैंने बताया, सेंटेंस में भी हमारे कुछ प्रकार हैं, जिसमें हम मुख्यतः दो प्रकार के सेंटेंस को जानते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। और कोई है, और एक है इंट्रोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। एक मैंने आपके लिए और बनाया क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये एक मैंने आपके लिए और अलग से बनाया है यहाँ पे। तो सकारात्मक वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं? एक कर्ता होगा, सब्जेक्ट, प्लस एक क्रिया होगी, वर्ब, वह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ एस या ईएस लगेगा। अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने बहुत ही बारीकी से अपने पुराने वीडियो में, जिसके लिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अलग से पूरा वीडियो ही बनाया है, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बारीकियों को जानना है तो आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूं कि हम सब्जेक्ट क्रिया और उसके फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया में एस या ई एस लगा के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ ही हम एस या ई एस के लगाएंगे। बाकी में बचा क्या? आई, वी, यू, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इनके साथ हम एस या ई एस हमको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आई मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, तो हमको यहाँ पे आई के साथ, गो के साथ ई एस लगाना नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम ही में आए तो ही गोज टू स्कूल, यहीं पे अगर हम एक सिंगल नाम ले लेते राधा, तो यहां पे भी हमारा गोज हो जाता। तो ही, शी, इट, ही, शी और इट, इनके साथ हमें वर्ब के या ईएस लगाना है और आई, वी, यू, इनके साथ हमें एस या ईएस नहीं लगाना है। नकारात्मक सेंटेंस में जैसे ही हम जाते हैं डू और डस, जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा कि आपको एक बात बता दूं, जैसे यहां पे लिखा है यू प्ले क्रिकेट, तो यहां पे डू जो है वह छुपा हुआ है। ये जो डू है वह यहां पे छुपा हुआ है। आई डू प्ले क्रिकेट, जिसे हम एम्फेटिक में यूज करते हैं। जैसे हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं ना,
तो वहां पे हमारा डू छुपा हुआ होता है, लेकिन हम सकारात्मक शब्दों में इसे लिखते नहीं है। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव में आते हैं वैसे ही ये डू या डस जो है वह बाहर निकलकर आ जाते हैं। देखिए यहां पे कर्ता, डू डस, उसके साथ नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर भी आपको ध्यान देने की चीज क्या होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस नॉट लगेगा और बाकियों के साथ डू नॉट लगेगा। जैसे आई डू नॉट, ही डज नॉट, और वहीं पे राम डज नॉट, सन डज नॉट। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई पर्सनल नाउन है, सिंगल नेम है, तो उनके साथ आप डू डस के लगाएंगे। लेकिन वहीं पे आप एक और चीज बता दूं आपको मैं, बॉय प्ले फुटबॉल नहीं, यहां पे होगा अगर बॉय है तो एस लगेगा, प्लेस होगा सर। और यहीं पे बॉयज हो गया, प्ले हो जाएगा, प्ले फुटबॉल नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो नाउन है, ये बात आपको क्लियर कर दूं मैं, अगर आपका नाउन जो है वह अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, और अगर नाउन प्लूरल है तो आपको एस नहीं लगाना है। ये बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें या तो हमारे प्रश्न की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सीधे सीधे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत हो रही है तो उसका आंसर यस या नो ही होगा। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा इसमें वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा, वाक्य की रचना क्या होगी, आपका ऑक्सिलरी वर्ब डू या डस प्लस आपका सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्रिया आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आ सकता है। जब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण पंक्चुएशन मार्क्स है, वो है क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क यू कांट से दैट इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिना क्वेश्चन मार्क के, पंक्चुएशन मार्क्स के बिना आप किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो मार्केट, डू, ये आपका डू आई गो मार्केट, ये आपका यस या नो में होगा इसका नो के क्वेश्चन का हो गया। लेकिन यही इंटरोगेटिव में आ जाते हैं तो आप देखिएगा नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। ये देखिए, ये नॉट कहां लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। यहां पे भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, यू आई, ये सब्जेक्ट है, और ये नॉट कहां पे आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। ठीक, और उसके बाद ठीक बात क्या आ जाएगी, आपकी क्रिया आ जाएगी। नॉट के ठीक बाद आपको किस चीज का इस्तेमाल कर लेना है, क्रिया का। जैसे यहां पे किया है ना, आई बात समझ में। ये एक छोटा सा चीज है लेकिन हमेशा कंफ्यूजिंग करता है कि सर हम इंटरोगेटिव में डू नॉट आई गो मार्केट लिखें कि डू आई गो नॉट मार्केट लिखें, क्या करें, ये नॉट हम रखें कहां, इंटरोगेटिव में हम ये नॉट रखें कहां, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो आपको ये चीज मैं स्पष्ट कर दूं, नॉट का इस्तेमाल हमें करना है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। ठीक है, क्योंकि आपको आने वाले मैंने आपको बताया ना, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में इंटर करते हैं तो आप बहुत से ऐसे नाउन्स, ऐसे सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे जो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट नहीं होंगे। द पेन ऑफ राम, ये भी एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल नाउन है। द पेन ऑफ राम, हम बात कर रहे हैं पेन के बारे में।
तो ये भी एक तो यहां पे हो गया ना। तो यहां पे आपको नॉट का इस्तेमाल द पेन ऑफ राम के बाद करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, हम उसके बाद ही नॉट का उपयोग करेंगे। ये मैंने आपके लिए इसके लिए भी एक सेपरेट चार्ट बनाया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। हर वाक्य संरचना के 4 पहलू होते हैं। हम यहां तक ही आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तक के, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझना इसलिए जरूरी क्योंकि ये जो नॉट है, ये कभी कभी हमें बड़ा ही परेशान करता है प्रैक्टिकली। जब हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं तब ये नॉट हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करता है कि हम इस नॉट को आखिर रखें तो रखें कहां। अगर कहीं पे कुछ आपको बच गया हो तो बता दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने कोई कार्य थोड़ी देर पहले शुरू किया, वर्तमान में जारी है और कुछ देर तक हो सकता है जारी भी रहे। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम अपूर्ण प्रेजेंट टेंस वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत में रहा, रही और रहे और उसके बाद हूं, है, हूं का प्रयोग होता है। जब हम कोई कार्य कर रहा हूं, यह जब हम कहें कार्य कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे? इस वाक्य के संरचना में आप देखेंगे, एक आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, या आप उपयोग कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट पहले चयन करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और एम जो है इसमें, ये जो एम है, ये एम केवल आई के साथ ही, ये जो आई एम है ये केवल आपको आई के साथ ही उपयोग करना है, बाकी के साथ आप इज और यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। मतलब सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो आप इज का उपयोग करेंगे, और प्लूरल अगर नाउन या प्रोनाउन है तो आप आर का प्रयोग करेंगे, जिसमें यू के साथ आप हमेशा आर का ही प्रयोग करेंगे। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, नंबर, टेंस, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। अगर आपको इनके बारे में अगर शंका होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे भी एक बार अच्छे से आपको समझा दूंगा। जैसे देखिए यहां पे वे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, हमने आर का उपयोग किया। राम, रानी सिंगुलर है, इज का प्रयोग किया। और इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम लर्निंग, ये सारे चीज हमें कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं कि हमने कोई कार्य कुछ देर पहले शुरू किया था और अभी वह, जैसे अभी हम क्या बोलेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो आप इसको टाइम लाइन में चेक करके देखिए, हमने थोड़ा देर पहले शुरू किया है, वर्तमान में यह कर रहे हैं और हो सकता है कुछ देर तक और हम करते रहें। तो इन तीनों के बीच में थोड़ा सा भूत, थोड़ा सा वर्तमान और थोड़े से भविष्य के बीच में अभी कड़ी टूटी नहीं है। अगर कड़ी टूट जाती तो हमारा काल बदल जाता। जैसे थोड़ा देर बाद आप क्या पढ़ोगे, जैसे तुमसे किसी ने फोन किया, अरे क्लास खत्म हो गई क्या यार, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ हम लोग तो पढ़ लिए हैं। अभी ठीक 10 मिनट बाद, हाँ हम लोग तो पढ़ लिए हैं, लेकिन कल हम तो कल पढ़ चुके थे। तो यही होता है टाइमलाइन। आपके अगर कंटिन्यूअस टेंस का यही खासियत है कि अभी आपने कुछ देर पहले शुरू किया है भूतकाल में, वर्तमान में आप चल रहे हैं, भविष्य में कुछ देर चलते रहेंगे, लेकिन तीनों के बीच की कड़ी अभी क्या हुई है, टूटी नहीं है। ठीक, इसमें भी नकारात्मक के साथ में वही फॉर्मूला रहेगा, कर्ता इज, एम, आर, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और आपको नॉट किसके साथ लगाना है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब।
इज एम आर के साथ। इंटरोगेटिव में भी फिर वही फॉर्मूला होगा। एक बार अगर आप एक फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं जानी है। प्रश्नवाचक में इज एम आर सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, इज रानी गोइंग टू स्कूल? नो। लेकिन यहीं पे फिर एक बात आती है, क्वेश्चन वर्ड, और उसके साथ फिर यही होगा फॉर्मूला, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आपके सामने में आ जाएगा। जैसे इसमें इज रानी गोइंग टू स्कूल, अब इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, वेयर गोइंग, आपका स्कूल हट जाएगा क्योंकि वही आपका उत्तर है। रानी इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे वेयर इज रानी गोइंग, करता क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गो प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ गो। क्या वे बाजार जा रहे हैं? तो हमने सीधे इस्तेमाल शुरुआत किससे की? ऑक्सिलरी वर्ब से। यहीं पे हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो वो मार्केट हट जाता। और वेयर आर दे गोइंग, वाई आर दे गोइंग, लर्निंग, व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं। व्हाट एम आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा हूं। व्हाट दे आर लर्निंग, व्हाट आर दे लर्निंग, आर दे, व्हाट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, लर्निंग। अब इसको यहां पे अगर हम दे लगाते तो क्या करते? आर लगता, तो यहां पे एम की जगह आर हो जाता। ठीक, ये है हमारे कंटिन्यूअस फॉर्म का तीनों रूप। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस। हमने कुछ देर पहले ही कोई कार्य समाप्त किया है। पूर्ण हो चुकी क्रिया को दर्शाने के लिए हम पूर्ण प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल Helping word वाक्यों में प्रयोग के बाद और में चुका verb का चुकी third है form। या चुके हैं, ये शब्द या तो फिर क्रिया के अंत में या ई ए ऐसे अक्षर और क्रिया के बाद में है, हूं, है, थर्ड फॉर्म। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बताया है, कर लिया है, बताई है, किए हैं, कर चुका हूं, कर चुके हैं। इस प्रकार से अगर चुका है, चुके हैं या ई ए के साथ में है, हूं, है ये आ जाए, आपका यह सेंटेंस जो हो जाता है वह परफेक्ट टेंस कहलाता है। और आपको उस जगह आपको परफेक्ट टेंस अब करना कुछ नहीं। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, सिर्फ क्या बदल रहा है? तो केवल आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर्म बदलता है हर चीज में। आपके टेंस के बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दो चीज आपके टेंस को बताती हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब, आप किस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्ब का फॉर्म क्या है। ये दो चीजें आपको किसी भी टेंस के बारे में अच्छी तरीके से बता देंगी, आपको स्पष्ट कर देंगे कि वह काल कौन सा काल है। या आप अगर कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको किस वर्ड का इस्तेमाल करना। इसमें भी एक चीज ध्यान देने की है आपकी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब ही, शी, इट, दे और सिंगल नेम के साथ आपको हैज का इस्तेमाल, और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। मतलब सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। ठीक है ना। निगेटिव में हैज, हैव के साथ निगेटिव नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग किसके साथ करना है? हैज या मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव के साथ। बाकी सब चीजें सेम वही रहेंगी। यहां पे भी है, आपको हैज या हैव से शुरू हुआ
तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बाकी चीजें वही रहेंगी, कर्ता प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और निगेटिव में फिर वही है, आपके नॉट का उपयोग जो है वह सब्जेक्ट के बाद ही होगा, चाहे टेंस कोई भी हो। ये नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद ही आएगा निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नॉट जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही खड़ा होगा। सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर जारी, पहले कुछ बहुत पहले से शुरू हुआ है, अभी भी जारी है, और हो सकता है आगे बहुत देर तक। ये बहुत पहले से शुरू हुआ है, थोड़ी देर पहले नहीं, बहुत पहले से, और आगे भी यह चलेगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में हमेशा क्रिया के साथ समय का वर्णन होगा। समय के वर्णन के बिना कोई भी टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। तो इसमें बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा, हैज हैव के साथ आपका एक बीन आ जाएगा, क्रिया का आईएनजी फॉर्म होगा, और उसके साथ में सिंस या फॉर के साथ आपका टाइम लगाना है। क्या लगाना है? टाइम का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। फॉर हो जाता, बिना टाइम के इस्तेमाल के फॉर हो जाता, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन जी सर। पाएगा। और सिंस और फॉर का प्रयोग आपको मैंने बता ही दिया है। सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जी सर। जैसे सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है। सोनम हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। लेकिन यहीं पे ये 9 o'clock की जगह अगर मैं 4 घंटे से बोलता तो, 4 hours बोलता तो यहाँ पे वो फॉर हो जाता। फॉर हो जाता। ठीक है ना, बीच में हो। सिंस 9 o'clock फॉर 4 hours। ठीक है ना। जी सर। नकारात्मक सेंटेंस में इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका नॉट जो है वो हैव, हैज और बीन के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं है कि हैज नॉट, हैज बीन नॉट नहीं होगा। ये बहुत ध्यान देने की चीज है ना, इसीलिए इसका इस्तेमाल, इसको मैंने रखा है यहाँ पे। आप अच्छा। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो आपका हैज और बीन के बीच में होगा, या हैव और बीन के बीच में होगा। हैव बीन नॉट नहीं होगा, हैव नॉट बीन होगा। ठीक है ना। और इसमें निगेटिव में इस बात का ध्यान रखिए, निगेटिव में भी ये जो बीन होगा, निगेटिव में भी ये जो बीन होगा, ये बीन, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। हैज बीन सोनम नहीं होगा, हैज सोनम बीन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा, बहुत कंफ्यूज करता है। इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए कि बीन का जो इस्तेमाल है इंटरोगेटिव में, वो तुम्हारे सब्जेक्ट के बाद आएगा। और निगेटिव में भी इसको देख लिए रहो, पहले नॉट आएगा। ये नहीं कि सोनम बीन नॉट, वहां पे भी नहीं होगा, पहले नॉट आएगा फिर बीन आएगा। इसको बहुत देख लिए रहो कि तुम्हारा जो इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, उसमें तुम्हारा नॉट और नॉट बीन ये जी सर। अफर्मेटिव जी सर। पॉजिटिव इंटरोगेटिव है, तुम्हारा बीन ही होगा केवल, लेकिन होगा सब्जेक्ट के बाद। और अगर निगेटिव इंटरोगेटिव है तो तुम्हारा बीन के पहले नॉट आएगा और वह सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है। सो दैट इज ऑल विथ योर होल कंटिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर का प्रयोग कहां कहां पे होता है तो आपको पहले ही बताया जा